हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आई टू स्टडी टीम पर, जहां पर आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है। दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर चल रही थी। हम ऑल सब क्लास 10th और 12th ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुके हैं। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र की वस्तुनिष्ठ करेंगे मॉडल पेपर के। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका दा, मतलब व्यक्ति अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता का संबंध होता है, तो उपभोक्ता का संबंध उपयुक्त सभी इनमें से सभी से होता है। उपभोक्ता का संबंध लाभदायकता से होता है, मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है, और उपभोक्ता नहीं है, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, नैतिकता से होता है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो इसका आपका ब हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा बा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। चौथा है, स्थानापन्न वस्तुएं कौन कौन सी हैं? इसमें आपका होगा जाएगा चाय और कॉफ़ी। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जिनकी एक की जगह पर अपन दूसरी यूज कर सकते हैं। इसमें से अगर अपन और ऑप्शन देखें, चाय और चीनी, चीनी के बिना चाय बन ही नहीं सकती। तो ये पूरक वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं स्थानापन्न जो एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं। ऐसे गुड़ और चीनी मान लो, गुड़ की जगह पर हम चीनी यूज कर सकते हैं, चाय की जगह पर कॉफ़ी यूज कर सकते हैं। इसमें कलम और स्याही नहीं होगा, कलम और स्याही पूरक वस्तुएं हो जाएंगी जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा करते हैं इसका, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पकाल से संबंधित है। इसमें आपका हो जाएगा अल्पकाल। आगे है अल्पकाल। अल्पकालीन उत्पादन फलन की संख्या व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा द, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। रिक्त स्थान है, आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो इसमें हो जाएगा दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, दीर्घ या लंबी अवधि में। दूसरा है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत बोलेंगे। औसत लागत हो जाएगा आपका सेकंड का औसत लागत। थर्ड का है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। जब आपने उत्पादन ही बंद कर दिया तो इसका परिवर्तन लागत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है, संख्या ज़्यादा होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। मतलब प्रतियोगिता पूर्ण है तो उसमें क्रेता भी ज़्यादा होंगे और विक्रेता भी ज़्यादा होंगे। चलिए आगे करते हैं। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है। मतलब जब कम कीमत होगी तो पूर्ति स्टॉक से कम होगी। मतलब कीमत ही कम है तो उसकी पूर्ति भी स्टॉक से कम होगी। चलिए दोस्तों छठवा करते हैं। छठवा है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को, तो इसमें हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए आगे देखते हैं लास्ट वाला, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऋणात्मक। इसमें आपका ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जोड़ी करते हैं। साम्य कीमत, तो आपका इसका हो जाएगा साम्य कीमत वाला ई, मांग और पूर्ति। औसत संप्राप्ति, तो इसका आपका हो जाएगा इसका जी, कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। कुल संप्राप्ति, तो इसका आपका थर्ड वाले का हो जाएगा पी इंटू क्यू, कीमत इंटू गुणा मात्रा, आगे चौथा है, द्वय अधिकार, तो द्वय विक्रेता मतलब दो विक्रेता होंगे, दो अधिकार होंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, तो इसका आपका मैक्रो का अर्थ होता है आपका व्यापक, और समष्टि अर्थशास्त्र का, इसमें ये शायद गलत छप गए, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म नहीं होता है। दो ही जगह पे व्यापक, मैक्रो का अर्थ भी समष्टि अर्थशास्त्र होता है, तो शायद इसमें सूक्ष्म की जगह समष्टि होना चाहिए था, यहाँ पे समष्टि। और जी आय व रोजगार का सिद्धांत,
जे इसका नहीं होगा। इसमें आपका समष्टि आएगा। अगर इसमें आप सूक्ष्म ही कर दो ना वैसे, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सूक्ष्म, इसके बाद सूक्ष्म आएगा तो आप सूक्ष्म कर देना। वैसे इसका समष्टि होगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, मैक्रो का अर्थ व्यापक होता है, समष्टि होता है और समष्टि का अर्थ व्यापक हो जाएगा। इन दोनों का उल्टा हो जाएगा मेरे हिसाब से। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक और मैक्रो का अर्थ समष्टि। समझ गए होंगे आप। वैसे कुछ लोग मैक्रो का अर्थ कर देंगे सूक्ष्म, पर मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि, तो इसमें समष्टि होना चाहिए था सूक्ष्म की जगह, पर कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला है जीडीपी का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सेकंड है इसका सेकंड होगा आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए, मतलब जीएनपी है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो उसमें जीडीपी पूछा था तो उसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। इसका सेकंड है जीएनपी, तो इसका हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका देखते हैं अपन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी तो जाए सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एसबीआई का अर्थ हो जाएगा, एसबीआई जैसा कि बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आप इसका कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई का हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक कर सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए पांचवा देखते हैं इसका, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या होता है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपयोग प्रवृत्ति कहती हैं। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना इसका। आय के परिवर्तन के कारण, मतलब जो आय का परिवर्तन होता है उसके कारण अपनी उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहती हैं। और छठवां है सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को। इसमें आय के परिवर्तन के कारण उपभोग होता था, इसमें है आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहती हैं। छठवां है किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होता है, तो इसका हो जाएगा किन्स के अनुसार आय तथा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होती है। मतलब जहाँ पर सामूहिक मांग और पूर्ति बराबर होती है वहाँ पे होता है। आय तथा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर आय मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होती हैं। चलिए दोस्तों आगे करते हैं इसका सत्य और कर लेते हैं। इसका पहला हो जाएगा विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। इसका आपका सही हो जाएगा सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। इसका दोस्तों गलत हो जाएगा, सरकारी बजट हर वर्ष बनता है, तो इसका आपका गलत हो जाएगा। तहत है भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपका चौथा और देखते हैं। भुगतान संशेष के अंतर्गत केवल दृश्य मांग सम्मिलित होती हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ वाला आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य बिल्कुल सही। और व्यापार संतुलन का अंतर्गत केवल अदृश्य मांगें शामिल होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसकी दोस्तों वस्तुनिष्ठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन हैं आपको आपकी गाइड में मिल जाएंगे। अगर इसका हम सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लाएंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें